जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग फिर से चरम पर है। अमेरिका ईरान में सीज फायर टूटने के बाद अब दोनों देशों में बमबारी ने खाड़ी में खलबली मचा दी। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज पर हमले के जवाब में ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कतर और यूएई पर हमले किए। इस हमले की वजह से फारस की खाड़ी में हमलों का नया दौर शुरू हो गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब खाड़ी में शांति पूरी तरीके से भंग हो गई और अब अंतहीन जंग की शुरुआत हो चुकी है। खाड़ी में बड़े पैमाने पर एक बार फिर से बारूदी जंग देखने को मिल रही। ईरान ने जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और ओमान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करने का दावा किया है। वहीं अमेरिका ने ईरान में 140 से ज्यादा ठिकानों पर बम और मिसाइलें बरसाई हैं, जिनमें दक्षिणी बंदरगाह शहरों को यानी बंदर अब्बास, सिरिक, साथ में चाबाहार, बंदर डियर, जास्क और असलुए शामिल है, जहां भारी विस्फोट हुए हैं। अमेरिकी सेना ने जमीन पर समंदर से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट, ड्रोन और नौसैनिक जहाजों से टारगेट करके ओरिएंटेड हमले किए और जिनमें इराक की मिसाइल और ड्रोन साइट, नौसैनिक क्षमताएं, गोला बारूद रखने की जगहें, कम्युनिकेशन नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र भी शामिल हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक ये मिसाइल और ड्रोन हमले हॉर्मुज स्ट्रेट में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर ईरान के हमले के बाद बदले के तौर पर किए गए। आपको बता दें कि ईरान के हमले की वजह से साइप्रस के जहाज में आग लग गई, इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक दल का एक सदस्य लापता बताया जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि खाड़ी में एक बार फिर से जंग से तबाही की नई शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में यही लगता है कि अमेरिका ईरान को पूरी तरीके से तबाह किए बगैर पीछे हटने के मूड में अब नहीं दिख रहा, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि 1000 मिसाइलें तैनात है, जिसकी झलक 3 दिनों के अमेरिकी हमले में देखी भी गई है। अमेरिका ने अपनी नेवी और एयरफोर्स की मदद से ईरान में 140 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन ये सारे हमले जो हैं सीमित हमले हैं, अपेक्षाकृत छोटे हमले हैं और ईरान के बंदरगाहों पर ज़्यादातर हमले किए गए हैं। अभी तक अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर या ईरान के थर्मल पावर प्लांट्स पर या ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या कच्चे तेल की जो भंडारण क्षमता है उस पर हमला नहीं किया। अमेरिका को ऐसा लगता है, ख़ासतौर से अमेरिका की जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनको ऐसा भरोसा है कि बहुत जल्दी ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बता दें कि ये जंग ऐसे वक्त में शुरू हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान युद्ध को लेकर हुआ अंतरिम समझौता और सीज फायर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि MOU में 60 दिनों का रोड मैप था, लेकिन दोनों देशों में पेरिस और स्विट्जरलैंड में जो सहमति बनी थी वो खत्म हो चुकी है। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान ने गलत विकल्प चुना, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं ईरान भी अमेरिकी हमले के जवाब में जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और यूएई पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले करने का दावा कर रहा है और इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद कतर और बहरीन में मिसाइल अलर्ट जारी किया गया, जबकि यूएई ने भी ड्रोन और मिसाइल खतरे की चेतावनी जारी की है। इसी बीच ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघिर गलीवाफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि अब एक तरफा समझौते का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। गलीवाफ ने आगे लिखा कि अब हकीकत सामने है। उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ अमेरिका ईरान MOU के अनुच्छेद 5 की तस्वीर भी शेयर की। यह अनुच्छेद हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने से जुड़ा है। ऐसे में जंग के विकराल होने के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं ईरान सर्वोच्च सत्ता के सुप्रीम जो हैं मुस्तफा खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि उनके पिता के हत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा और इतना ही नहीं, अयातुल्ला खामनेई के सुपुर्द खाक के मौके पर भी अमेरिका के खिलाफ बदले की कार्रवाई की मांग वहां के लोगों ने उठाई थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में जाहिर है कि एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए और पूरे विश्व के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ईरान के द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वेपनाइजेशन किया गया है और ईरान MOU के जो कमिटमेंट्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है, वो जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मैरीटाइम लॉज को लगातार वो वायलेट कर रहा है। शिप जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं उस पर जिस तरीके का ईरान कंट्रोल करना चाहता है और जो शिप उससे इजाज़त न ले उसके ऊपर वो हमले कर रहा है। तो आपको बता दें कि जंग के दोबारा शुरू होने की वजह हॉर्मुज स्ट्रेट है। अब एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। इसे खाड़ी के साथ दुनिया के लिए बड़ा संकट माना जा रहा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के लिए हॉर्मुज को अहम
का विषय बना लिया गया है। ईरान ने अमेरिका पर MOU के उल्लंघन करने का आरोप लगाया, वहीं अमेरिका भी यही आरोप ईरान पर लगा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि हालात भयावह हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। लिहाजा यहां रुकावट का मतलब ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर सीधा असर। कतर समेत खाड़ी देशों की करीब 20% LNG यानी कि प्राकृतिक गैस भी इस रास्ते से दुनिया तक पहुंचती है। ईरान ने बार बार ये कहा है कि जो MOU है उसके 5वें बिंदु के अनुसार ईरान का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर मान लिया गया है। ऐसे में ईरान कह रहा है कि वह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से सभी कमर्शियल शिप्स को जाने देगा जो कच्चा तेल और गैस लेके जा रही हैं, बशर्ते पहले वह शिप्स का जो कैप्टन है या उस जहाज़ का जो कंपनी है, मालिक है, वो ईरान की स्टेट ऑफ हार्मुज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के यहाँ अपने को रजिस्टर कराए। किस देश का जहाज़ है, क्या नाम है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। तो ईरान ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही से जुड़े भविष्य के फैसले केवल ईरान और ओमान की आपसी सलाह से होने चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि मस्कट में दोनों देशों के कानूनी और तकनीकी प्रतिनिधिमंडलों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। बैठक में हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा, जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही और दोनों देशों के अधिकारों पर चर्चा हुई, जिसके बाद कहा यह गया कि हॉर्मुज पर तमाम व्यवस्थाएं इंटरनेशनल लॉ और अमेरिका ईरान के बीच हुए MOU के दायरे में होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि ईरान हॉर्मुज को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता है, जो पिछले 109 दिनों से दिख भी रहा है। इसी वजह से ईरान जहाज़ों पर हमले कर अपनी शर्तों को लागू करवाने के लिए ग्लोबल प्रेशर बना रहा है। अब आपको हॉर्मुज की अहमियत के बारे में बताते हैं। इसके लिए आपको फ्लैशबैक में ले चल रहे हैं। 28 फरवरी से 8 अप्रैल के बीच 278 जहाज़ हॉर्मुज से गुजरे। औसतन हर रोज 7 जहाज़ हॉर्मुज के पास से गुजरे हैं। वहीं 13 अप्रैल से 17 जून के बीच में 462 जहाज़ हॉर्मुज से गुजरे, तकरीबन 6000 हर दिन। वहीं 18 जून से 5 जुलाई के बीच हॉर्मुज के रास्ते 513 जहाज़ गुजरे, तकरीबन 28 जहाज़ हर रोज़। लेकिन अब बीते एक सप्ताह में हालात बदल गए हैं, गंभीर हैं। ऐसे में दोनों देशों में हमले से दुनिया में फिर हाहाकार मचा है। मतलब साफ है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो इसी बीच अमेरिका ने ईरानी नेवी ऑफिसर समेत 19 सैन्य कर्मचारियों को मार गिराने का दावा किया है। ये बातें बीते 4 दिनों में हुई हैं। आपको बता दें कि ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित बुशहर के अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने प्रांत के 5 शहरों पर हमला किया, जिनमें अस-लुएह, दीर, बुशहर, दश्ती और तंगिस्तान शामिल है। तेहरान ने कहा कि जानमाल के नुकसान और क्षति की सीमा की समीक्षा की जा रही है। ऐसे में यही लगता है कि इस विनाशकारी जंग के हालात भी कमोवेश रूस यूक्रेन जंग की तरह आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिचुएशन है वो फिर से वॉर वाली सिचुएशन हो गई है और ईरान ने ये कहा है कि यूएस के अटैक के अगेंस्ट वो फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहा है। तो इसकी वजह से अभी एक तरह की अनिश्चितता बन गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से। और जिस जहाज पे अभी अटैक किया गया उसमें भारतीय जो नागरिक हैं उनमें से एक की अभी भी लापता हैं और 10 को बचा लिया गया है, ओमान की सहायता से बचाया गया है। और ये काफी गंभीर एक हम मान सकते हैं कि ये इंसिडेंट है जिससे कि काफी नुकसान कहा जा सकता है कि हो सकता है। और फिर से जो एनर्जी सप्लाईज हैं, ऑयल और गैस की सप्लाईज हैं, उस पे एक तरह से फिर से अनिश्चितता बन सकती है, जिसका काफी हद तक नुकसान हो सकता है भारत को और दूसरे देशों को भी। तो आपको बता दें कि यूक्रेन और रशिया की बात करें, वहां महज 2 देश आमने सामने हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के जंग में ईरान एक तरफ है, दूसरी तरफ पूरी खाड़ी जो लॉबी है, देश है, वो साथ में संकट में दिखाई दे रहा है और दुनिया पर भी संकट है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज के अगले आदेश तक बंद कर दिया है। वहीं अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट वैध रूप से गुजरने वाले सभी जहाज़ों के लिए खुला होने की पुष्टि की है। आवाजाही को सामान्य बताया, लेकिन सुलगते खाड़ी की हकीकत दुनिया को पता है। भले दोनों देशों की तरफ से जो भी दावे किए जा रहे हैं, उसका परिणाम ज़मीन पर नहीं दिखाई देता है। और यही कारण है कि एक बार फिर से अगर हॉर्मुज को बंद करने का दावा किया जा रहा है तो दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। लेकिन क्या युद्ध समाप्ति का जो दी एंड चैप्टर लिखा जा रहा था वो खत्म हो चुका है, उससे बहुत आगे बढ़ चुका है? डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, साथ में रिटायर्ड
कॉमोडोर राणा मेहंदी रत्ता साहब हैं, एयर कॉमोडोर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। राणा मेहंदी दत्ता साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। सर, अब तो कहानी बिल्कुल बदल गई है। अब सब कुछ जो इस वक्त दिख रहा है वो दुनिया को भी समझ में आ रहा है। दावे दोनों जितने कर ले, लेकिन उन दावों के पीछे कहानी यही थी कि दोनों प्रेशर गेम खेल रहे थे और आज खुलकर लड़ाई एक बार फिर से मैदान में आ गई है। अब हालात जो इस वक्त बनते जा रहे हैं, इसका समाधान आपको निकलता दिखाई दे रहा है या फिर हम मान लें कि यूक्रेन और रशिया पार्ट 2 ये हो गया? अब सर जी हाँ, जो हमने पिछले 4 महीने से देखा उसी का रिपीट वर्जन अभी आप देखना शुरू कर रहे हैं। मगर ये क्लियर है कि दोनों तरफ से बहुत कैलिब्रेटेड अप्रोच चल रहा है। आज भी हमले खत्म करने के बाद अमेरिका से एक बयान आया कि हमने हमले खत्म कर दिए हैं। यानी कि लिमिटेड और कैलिब्रेटेड और कंट्रोल्ड वे में ये वॉर चल रहा है। और ईरान का कहना बहुत क्लियर है कि हमारे पास हॉर्मुज के अलावा अभी और कुछ तरीका बचा नहीं है और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते और हम उसमें अपना कंट्रोल और ट्रैफिक कंट्रोल को हम उसमें मेंटेन करेंगे। और इसी कारण से जो भी शिप उनकी बात नहीं मानता है या रजिस्टर नहीं करता है, उस पर वो अटैक भी करते हैं, जैसा कि आप पिछले 4 दिन से देख रहे हैं, जिसके कारण 3 बार अमेरिका ने करीब 300 स्ट्राइक्स किया है। और ये भी कहा है कि हमने 1000 और भी आपके ऊपर रखे हैं, क्योंकि उसमें ट्रंप को एक चेतावनी दी गई थी कि ट्रंप को मौत के घाट उतारने की एक चेतावनी दी गई थी। उस कारण से ये बयान आया था। अगर आप इंडिया का देखें तो इंडिया पिछले 4 महीने में इस सब प्रॉब्लम से आर्थिक तरीके से जूझ रहा था और अभी उभर ही रहे थे कि अब दोबारा से सेम कंडीशंस स्टार्ट हो गई हैं। हालांकि कंट्रोल्ड हैं, मगर फिर भी ऑयल के रेट्स भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगे हैं, मार्केट्स नीचे आने लगी हैं और इंश्योरेंस के जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा शिप्स के लिए ऊपर चले गए हैं। और उसके कारण से आप देखें फिर से वही स्थिति आने की लाइक्लीहुड है। और इंडिया को न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करना है, अपने 90 लाख जो नागरिक हैं मिडिल ईस्ट में उनका भी ध्यान रखना है और ये भी देखना है कि हमारी आपूर्ति ठीक से चलती रहे। हालांकि पिछली बार भी हमने बहुत ज़्यादा कुछ कठिनाई का सामना नहीं किया क्योंकि इनिशियल एक्शंस लिए और काफ़ी डाइवर्सिफाई किया और उसके कारण हम ना सिर्फ अपना ऑयल मेंटेन भी कर रहे थे, हम कुछ उसको रिफाइन करके उसे एक्सपोर्ट भी साथ साथ में कर रहे थे। पिछले 4 महीने में भी कर रहे थे जी। ये तो बात बिल्कुल सही आपने कही, लेकिन अब वही समाधान की तरफ क्या देखा जाए या फिर ये माना जाए कि लंबा अब युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में अहम का सवाल है। अब तो बदले की भावना, अब युद्ध खत्म करने को लेकर और डील करने को लेकर नहीं। वो बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप अब बिजनेस के तरीके से नहीं, वो तो साफ कह रहे कि भाई हम तो खत्म कर देंगे, 1000 मिसाइलें हमारी तैनात हैं। डीके गुप्ता साहब, इसका अब पटाक्षेप क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? क्या वाकई में युद्ध विध्वंसक होने जा रहा है और बचा खुचा जो ईरान के पास है वो भी तबाही की कगार पर पहुंच चुका है? जी संजय जी, आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए, हम लोग संजय जी कई बार बात कर चुके हैं इस मसले पर और काफी लगातार हर चैनल पे बात चल रही है, लेकिन इसमें एक बड़े मजे की बात है कि हमको ये अगर उसमें से क्या ऐसा निकाल पाए कंक्लूजन कि रियली एक्चुअली ऐसा होने वाला क्यों है। अब देखेंगे कि दुनिया के जितने भी बड़े संगठन हैं, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे एससीओ हो, चाहे नाटो हो, चाहे और भी सारे इवन यूनाइटेड नेशंस भी है, किसी ने अमेरिकन हेजेमनी को कंडेम नहीं किया है आज तक, ऑन द पेपर नहीं कंडेम किया है कि तुम गलत कर रहे हो। बस उन्होंने हमेशा एडवाइजरी जारी की है कि दोनों पक्ष मिलकर बातचीत करें, चाहे वो भारत रहा हो, चाहे चाइना रहा हो, चाहे रसिया रहा हो। इवन चाइना रसिया भी कंडेम नहीं किए हैं अमेरिका गलत कर रहा है। अब सोचिए कि हेजेमोनी क्रिएशन का एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें अमेरिका, और दूसरा बात मैं आपसे कई बार शायर कर चुका हूं, अमेरिका इस युद्ध को इमोशनल नहीं लेता है। और इनफैक्ट दुनिया के जितने भी युद्ध अमेरिका लड़े, चाहे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में युद्ध में पड़ गया, चाहे वो वेस्ट अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका के युद्ध में पड़ गया, या वियतनाम या ग्रीन, जो भी युद्ध होता है वो कभी जीतने के लिए इनफैक्ट नहीं लड़ता, वो इंगेज करने के लिए लड़ता है। और यही कारण है कि इस सबके बावजूद अगर वो इमोशनली अगर अपने सेना को उतार देता है या अपना ज्यादा पैसे खर्चा कर, देखिए इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, अभी तक केवल 30 से 35 बिलियन डॉलर अमेरिका ने खर्चा किया है। अब के जितने भी युद्ध अगर आप देखेंगे अमेरिका के, उसमें कम से कम 500 से 1000 बिलियन डॉलर खर्चा हुए हैं।
$2300 बिलियन तो केवल आपके अफगानिस्तान वाले युद्ध में खर्चा हुआ, लेकिन $30 बिलियन में इस युद्ध को कंक्लूड करने की कोशिश उन्होंने किया, पूरी तरह से ईरान को एंगेज कर दिया। और डिप्लोमेटिक विन इसलिए माना जाएगा इसको, क्योंकि ईरान को अब कंपेल होना पड़ रहा है। देखिए, अभी फिर से आज ही आपके चैनल पे दिख रहा था कि ईरान के जो विदेश मंत्रालय के सलाहकार हैं या जो है वो कह रहे थे कि हम लोग 14 पॉइंट के दायरे में बात करेंगे, और ओमान में कतर में इसकी बात भी हुई, शुरू हो गई है, और सारी चीजें चल रही हैं, और ये युद्ध चलता रहेगा, विध्वंसक नहीं, बस इंगेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान के लिए, और ईरान को रिग्रुप नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिका की स्ट्रेटजी है, क्योंकि उनके दो स्ट्रेटजी, एक डिप्लोमेटिक है जो अमेरिका अचीव करना चाहता है हॉर्मुज के अंदर और उसमें मिडिल ईस्ट के अंदर। इजराइल अपना काम जो एडजेक्टिव था उसने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है, और मौके की तलाश में फेंस के किनारे बैठा है, कुछ और एस्केलेट हो तो मैं कुछ एडिशनल एडजेक्टिव में अचीव कर पाऊं। और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान लगभग टूट चुका है इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली भी, तो अगर मैं जरा सा और एडवांस करता हूं तो हॉर्मुज अगर जरा सा बंद रहता है तो उससे अमेरिका की इकोनॉमी को डेली फायदा हो रहा है। जरा सा तेल बढ़ता है रेट तो अमेरिकन कंपनी को बहुत फायदा होता है। और इसका एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो 8% एलपीजी भारत खरीदता था अमेरिका से दिसंबर 2025 में, आज 65% हो गया है। तो इसी तरह से दुनिया के हर देश जो है, अगर चाइना से देखेंगे तो $100 बिलियन का उसको ट्रेड डेफिसिट में फायदा हुआ है, मतलब जो लॉस हो रहा था उसको माइनस कर लिया है। यूरोपियन से $200 बिलियन कर लिया है। तो इस तरह से अमेरिका जो है, चाहे वेनेजुएला रहा हो, चाहे क्यूबा रहा हो, चाहे आपका चाइना रहा हो, सबके साथ मिल मिला के किसी तरह से अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करता जा रहा है। उसके लिए ईरान एक टूल्स है, और दुनिया के लिए इमोशनल वार है। बिल्कुल, इसमें केवल जो फंसने वाले लोग हैं वो इंडो पैसिफिक है, कि दुनिया में अटलांटिक अगर हम एरिया को देख लें, जहां की इकोनॉमिकल एक कंसंट्रेशन है, उसके बाद इंडो पैसिफिक जो है आगे दुनिया में बढ़ रहा था, जिसमें जापान, कोरिया, भारत, चीन, वियतनाम और ताइवान जैसे देश उभर के अमेरिका को चैलेंज कर रहे थे। उसको भी रोकना है, इसमें पानी वाला जो रास्ता है उसको रोकना, ताकि कम से कम ऑयल जो इस इंडो पैसिफिक में आए, और महंगा ऑयल मेरे हाथ से आए, ताकि इनके लिए जो एआई के लिए एनर्जी चाहिए, आगे वाले 10-20 साल में और आगे न बढ़ जाए, उसके लिए एनर्जी चाहिए, उस पर रुकाव हो। इसकी तैयारी चाइना कर लिया। 543 जो है गीगावाट बिजली पिछले साल चाइना ने तैयार किया। बिल्कुल, भारत का 500 गीगाबाइट का टारगेट है 2030 तक। जितना टारगेट भारत को उसने पिछले साल अचीव कर लिया। इसलिए भारत को कमर कस के किसी भी तरह से, चाहे उसको नहीं सर, जब तक युद्ध खत्म नहीं होता तब तक भारत की डिपेंडेंसी तो है ही है सर, लेकिन चुनौती ये है, ठीक है, हम 10 साल, 15 साल, 12 साल की पॉलिसी अब से तैयार कर रहे हैं, हमें पता चल गया कि दुनिया में ये हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन सवाल है कि अभी तो कुछ साल जूझना ही पड़ेगा। महेंद्र दत्ता साहब, ये ईगो अहम का सवाल तो पैदा हो चुका है, लेकिन क्या ये बड़ा सवाल जो दुनिया पूछ रही कि सही बात है, जैसा कि डॉक्टर डी के गुप्ता ने कहा कि अब तक कई देश ऐसे थे जो अमेरिका के खिलाफ थोड़ी आवाज उठाने की कोशिश भी कर रहे थे। क्या इस युद्ध ने अमेरिका को एक तरह से सुपर बॉस बना दिया है? चाइना को छोड़कर अब किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका जो कहे उसको वो डिनाई कर जाए, वरना उसका हश्र क्या होगा अब दुनिया देख रही है। देखिए, इसे एक दूसरे नजरिए से भी देखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो, इससे पहले कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट पर अटैक किया था, ये बहुत क्लियर था कि ना सिर्फ इजराइल चाहता था कि ईरान को कंट्रोल में रखा जाए और बहुत स्ट्रांग ना होने जाए, बल्कि ये जितने बाकी खाड़ी देश है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया और कुवैत और जितने भी ये छोटे देश है, ये सभी चाहते थे कि ईरान बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग स्थिति में नहीं आना चाहिए। और इसी कारण से आप जानते हैं कि करीब 40 से 50 हजार ट्रूप्स अमेरिका के हमेशा मिडिल ईस्ट में भी रहे हैं, क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं वहां पर। और ये सब चलते हुए जब उन्होंने न्यूक्लियर की बात करके, और पिछले साल जब मई जून में अटैक किया था, तभी ये बात क्लियर हो गई थी। ट्रंप की पहली वाली जो प्रेसिडेंसी थी उसी में ये क्लियर हो गया था कि इस तरह से कुछ होने वाला है। आप अमेरिका को दो कारण से कुछ नहीं कह सकते हैं। पहले तो आपके कहने से कुछ होगा नहीं और आपको नुकसान होगा, और दूसरे, अगर कोई भी देश ऐसा समझता है कि हमारी सॉवरेनिटी पर किसी भी जगह से खतरा है, चाहे वो इंडिया हो, तो आप दूसरे देश पर अटैक करेंगे। और वो इसी तरह से वर्ल्ड ओपिनियन बनाकर ही जहां भी अटैक करता है, इंक्लूडिंग इराक, उन्होंने इसी तरह से अटैक किया। अभी स्थिति यह है कि इराक और जॉर्डन भी इस लड़ाई में धीरे धीरे
शामिल होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका नहीं जानता है कि उनके जो छोटे मिसाइल्स हैं या शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं या उनके कुछ ड्रोन्स हैं जो टनल्स में हैं या माउंटेनियस रीजन्स में हैं, उन्हें क्लियर करना बहुत मुश्किल है। ये उन्होंने पिछले 4 महीने में भी देखा, लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा से इस स्थिति में आने के लिए तैयार हुए। यानी उनके पास एक बहुत क्लियर कट इंटेंट है और क्लियर कट उनका इरादा है कि हम इसमें क्यों दोबारा आ रहे हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो जितनी भी नेशनलिस्टिक थोड़ी सी फीलिंग्स ईरान में पैदा हुई थी अमेरिका के अटैक के कारण, और उसके कारण देश थोड़ा जुड़ने लगा था। अब अमेरिका चाहता है कि उसे दोबारा से इस तरह से तोड़ा जाए और वहां पर एक रिवोल्ट सी क्रिएट की जाए कि अमेरिका ने तो पूरा सीज फायर कर दिया था और वो ईरान को और पैसे देकर कुछ अच्छा भी करना चाहता था, मगर ईरान की जो कट्टर गवर्नमेंट है और जो रिजीम है उन्हीं में प्रॉब्लम है और वही हॉर्मुज के द्वारा बार बार से कष्ट करने का कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इस तरह से वो कुछ रिवोल्ट और ओपिनियन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे साथ में आईआरजीसी को भी कमजोर करना उनके लिए बहुत जरूरी है, जो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वो अपनी फौजें हटा इसीलिए नहीं रहे हैं कि धीरे धीरे उसे भी कमजोर करें ताकि वो अंदर अपने देश में इंटरनल सिक्योरिटी ना संभाल पाए और एक्सटर्नली भी ना लड़। हालांकि ये भी क्लियर है कि कहीं से भी किसी भी शिप पर अगर कोई मिसाइल्स दागने की कोशिश करता है तो उसे अमेरिका रोक ना भी पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्पाइट ऑल द सैटेलाइट्स एंड ऑल द कम्युनिकेशंस एंड ऑल द इंटेलिजेंस। ऐसा वो फिर भी रोक ना पाए शायद, क्योंकि अभी तो ईरान ने अपनी जो बोट्स हैं वो भी नहीं निकाली हैं। वो एक्सप्लोसिव बोट्स भी यूज कर सकते बिल्कुल हैं सही। अगर स्थिति बढ़ती है तो। बिल्कुल सही सर, समय खत्म हो चुका है। मैं जवाब इसका और भी लेना चाह रहा था इस मामले पर, लेकिन सर आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और ये ज़रूर है कि युद्ध के हालात गहराते जा रहे, दुनिया के सामने चिंताएं हैं कि आखिर क्या इसका समाधान निकलेगा। लेकिन ये देखिए, दोनों प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे, जियो पॉलिटिक्स इससे प्रभावित हो रही है। लेकिन भारत के लोगों के लिए थोड़ी चुनौतियां बढ़ी हैं, क्योंकि लग रहा था कि 4 महीने के बाद हालात थोड़े सुधर जाएंगे। गैस, पेट्रोलियम, तमाम चीज़ों की हो सकता है कि फिर से देश के भीतर किल्लत ना हो। लेकिन समझिए कि युद्ध गहराएगा तो कुछ महीने और परिस्थितियां विकट हो सकती हैं। धन्यवाद आप सभी का।